नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़। और मॉक टेस्ट सीरीज़ जो हम लेकर आए हैं ये पॉलिटिकल साइंस और हिमाचल जीके से रिलेटेड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज़ को लेकर के हम लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न सीरीज़ रहेगी हिमाचल प्रदेश TGT, JBT, टेट और कमीशन, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल के साथ साथ, जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड या हिमाचल प्रदेश जो आपका राजस्व विभाग है, पटवारी है, उसके लिए अलावा अलाइड सर्विसेज या फिर अदर प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो प्रश्न सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और इसमें हम जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न सीरीज़ को विद सॉल्यूशन के साथ, फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चंस में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल जीके की जो टेस्ट सीरीज है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बट्टा सट्टा विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। बट्टा और सट्टा या सट्टा बट्टा या बट्टा सट्टा जो विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है। पंगवाल है, गद्दी है, किन्नर है या फिर आपकी गुज्जर है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गद्दी जनजाति में ये विवाह प्रथा प्रचलित है। कि आपका जो है सट्टा बट्टा विवाह क्या होता है दोस्तों, इसमें एक लड़का जब किसी लड़की से विवाह करता है तो उस लड़की का जो भाई है फिर उस लड़के की बहन से विवाह करता है, ठीक है। यानी एक दूसरे के घर में जो है आपका विवाह की जो प्रथा है इसमें चलती है। तो इसको हम बट्टा सट्टा या सट्टा बट्टा विवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बांठड़ा जो हिमाचल प्रदेश में किस जिले का लोक नाट्य है। यानी कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जहां पर बांठड़ा लोक नृत्य किया जाता है। बिलासपुर, चंबा, कुल्लू या मंडी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मंडी। मंडी में है आपका बांठड़ा। कुल्लू की अगर बात करें तो कुर्थी। चंबा में अगर आपका जो है वो आपका झांझर है चंबा में। और बिलासपुर की अगर बात करें तो धाजा बिलासपुर का प्रमुख लोक नाट्य है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में बाबा कांशीराम जयंती किस तिथि को मनाई जाती है, ठीक है। बाबा कांशीराम जो जयंती है वो किस तारीख को मनाई जाती है। 11 जुलाई, 1 नवंबर, 3 दिसंबर या 7 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 जुलाई को बाबा कांशीराम जयंती मनाई जाती है। 1 नवंबर को हम पहाड़ी दिवस मनाए जाते हैं और 7 जुलाई को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयंती को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। ये जो बाबा कांशीराम थे इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो पहाड़ी गांधी की जो उपाधि है वो दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जबकि इनको पहाड़ी बुलबुल की जो उपाधि है वो श्रीमती सरोजनी नायडू ने दी थी। सरोजनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जो सरोजनी नायडू है उसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, कि भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। या फिर भारत की जो स्वर कोकिला है वो कौन है, लता मंगेशकर है। और आपकी जो भारत की कोकिला है और श्रीमती सरोजनी नायडू है। और पहाड़ी बुलबुल के नाम से किसे जाना जाता है, बाबा कांशीराम को जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पर, तो जसवान रियासत के संस्थापक कौन थे। जसवान जो है ये आपका ऊना का पुराना नाम था जसवान। तो इसकी जो स्थापना है किस एक शासक ने की थी। अभोजदेव या फिर राम सिंह या फिर गिरिसेन या पूर्वचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वचंद। क्या हो जाएगा, पूर्वचंद इज करेक्ट आंसर। क्योंकि अभोजदेव ने कुनिहार रियासत की स्थापना की थी, राम सिंह ने रतेश रियासत को बसाया था और गिरीश सेन ने क्योथल रियासत को स्थापित किया था और पूर्वचंद ने जसवान रियासत की स्थापना की थी। आई होप आपको क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस प्रकार की जो है आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शिमला शहर की नींव, शिमला शहर की जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी। लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर मेजर कैनेडी या थॉमस कॉरियाट।
सबसे पहले आपने ध्यान रखना कि जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने लॉर्ड डलहौजी ने ही आपका जो है डलहौजी जो आपका चंबा के अंदर है उसकी स्थापना करी थी। लॉर्ड एमहर्स्ट जो था वो शिमला आने वाला पहला वायसराय था, ठीक है, जिसने एक कोटेशन भी कहा था कि मैं और चीन का राजा आदि मानव जाति पर राज करते हैं, परंतु फिर भी हमें नाश्ते करने का समय मिल जाता है। ये जो कोटेशन थी किसकी थी? लॉर्ड एमहर्स्ट की थी, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला आपका जो है गवर्नर जनरल या वायसराय था जो शिमला आया था। मेजर कैनेडी ने सन 1822 में, कब आपकी 1822 में शिमला शहर की नींव रखी थी। और थॉमस कॉरियार्ड, विलियम फिंच, विलियम मूरक्राफ्ट, ये जो है कांगड़ा आने वाले जो है ये आपके ब्रिटिश थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने कांगड़ा की वंशावली को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार कब सरकार बनती है? तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकार कब बनी? देखिए, सबसे पहले डेमोक्रेटिक सरकार या अस्थायी सरकार की जो स्थापना हुई थी 1947 और 48 में आपकी हुई थी, परंतु 1951 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया था। 36 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा का गठन 1951 में किया गया था और 1951 में उसका चुनाव होता है और यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। कब? 24 मार्च 1952 को। तो हिमाचल में पहली जो सरकार बनती है सन 1952 को बनती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि आपका जो है हिमाचल प्रदेश में हिमसोना और अर्का निधि, यानी हिमसोना और अर्का निधि हिमाचल प्रदेश में आपका जो है किसकी किस्म है या किसकी वैरायटी है? तो टमाटर की है, आलू की है, मशरूम की है या सेब की है? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा टमाटर, ठीक है, टोमेटो। इसका जो किस्में हैं हिमाचल में वो हिमसोना है, अर्का निधि है, ये टमाटर की किस्में हैं, ठीक है। आपका जो अगर हम गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात करें तो ये आपकी आलू की किस्में हैं। और अगर सेब की बात करें तो यहाँ पर रोम ब्यूटी या फिर आपका जो है अदर प्रकार की जो वैरायटीज़ है वो किसकी है? एप्पल की है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन में भारत में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर है जम्मू कश्मीर, ठीक है, पहले नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में एमू एक एनिमल होता है दोस्तों, सॉरी एक पक्षी होता है, ठीक है। एमू आपका जो पक्षी है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? एमू प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? गांदावाला, उदयपुर, कुफरी या जोगिंद्रनगर? जोगिंद्रनगर पड़ता है मंडी में, कुफरी पड़ता है शिमला में, उदयपुर पड़ता है लाहौल स्पीति में और गांदावाला पड़ता है ऊना में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो सही आंसर है ऊना के गांदावाला में एमू प्रजनन केंद्र है। उदयपुर त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? मृकुला देवी मंदिर और आपका त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपके लाहौल स्पीति के अंदर। कुफरी की अगर हम बात करें तो कुफरी आलू अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान पोटैटो रिसर्च सेंटर है। और आपका दूसरा यहाँ पर जो है कुफरी के अंदर ही कस्तूरी मृग जो है आपका प्रजनन केंद्र भी है। जोगिंद्रनगर की अगर हम बात करें तो ये शानेन परियोजना जो है यहीं पर आपकी स्थित है, जो 1932 में लगाई गई थी आपकी जो है उहल नदी के ऊपर, ठीक है, जो पंजाब सरकार के द्वारा संचालित है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में हालदा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो हालदा उत्सव पहली बात तो ये है कि लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ठीक है, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो किन्नौर आपका पहले ही हमने आउट कर दिया, ऑप्शन नंबर से आउट कर दिया। दूसरा है हमारे पास चंद्रभागा घाटी है, केलांग है या उदयपुर है। अब हमारे पास यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है ये लाहौल स्पीति के एरिया हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा चंद्रभागा घाटी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। चंद्रभागा घाटी में हालदा उत्सव मनाया जाता है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जो पौरी उत्सव है वो भी लाहौल स्पीति के आपका जो है उदयपुर में मनाया जाता है, त्रिलोकीनाथ मंदिर के परिसर में पौरी उत्सव आपका मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया कि स्कोडी मेला
यानी जो सकौड़ी मेला है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में लगता है? सकौड़ी जो मेला है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में लगता है? तो ऑप्शन है आपके पास मंडी है, शिमला है, सोलन है या फिर बिलासपुर है। ठीक है, तो सकौड़ी जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? ये ज़िला मंडी के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? ज़िला मंडी के अंदर लगता है। सिप्पी मेला ये आपका शिमला के मशोबरा में लगता है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। या फिर आपका जो लवी मेला है रामपुर बुशेर शिमला के अंदर लगता है। ये भी सोलन में आपका सायर मेला लगता है अर्की के चौगान के अंदर, जो भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मारकंडा जो मेला है ये बिलासपुर के अंदर लगता है। तो ये भी आप मारकंडा जो मेला है बिलासपुर के जूखाला के अंदर लगता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है यहाँ पर। ये जो मेले त्यौहार जनजातियाँ और आपके हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी प्रशासन, इन सभी तमाम जो टॉपिक है हमने आपके जो हिमाचल जीके के सेशन में डीपली से जो है डिस्कशन किए हैं, बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन किया है इसके ऊपर। अगर आप चाहें टॉपिक इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हिमाचल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको ओपन करके वहाँ पर एक एक जो है टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे आपके एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन जो है आपका स्टडी करते हैं। तो उनके लिए ऑनलाइन स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा जो आपका जो माध्यम है वो आपका यूट्यूब के आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल जीके के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस यहाँ पर किए हैं। लगातार इसी तरीके से हम हिमाचल की जो टेस्ट सीरीज है वो आगे लगातार आपके जो है आपके बीच में साझा करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की सेशन में अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करें तो इसमें पूछा है कि संघात्मक शासन प्रणाली संविधान में किस देश से ली गई है? संघात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई? हालांकि भारतीय संविधान उधार लिया गया संविधान ऐसा कहा जाता है। तो बहुत सारी कार्यप्रणाली, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो हमने संविधान के अंदर विदेशों से लिए हैं। तो यहाँ पर जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है दोस्तों? कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। जापान से हमने ली है, जापान के बाइमर के संविधान से क्या लिया है हमने? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ली हुई है। और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हुए हैं। और आपके अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार और आपका जो है न्यायिक पुनराविलोकन और आपका जो है अनेक प्रकार की जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान है, वो हमने अमेरिका से लिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। तो ये था पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के कितने जो सदस्य हैं, संविधान सभा के कितने जो सदस्य ने अंतिम रूप से संविधान के ऊपर आपके जो है हस्ताक्षर किए थे? यानी संविधान सभा के कितने सदस्यों ने लास्ट टाइम जो है संविधान पर क्या है हस्ताक्षर किए थे? 389, 296 या फिर 299 या 284? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 284। क्योंकि जब हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था तो गठन के समय उसकी संख्या निश्चित की गई थी 389। ठीक है, ध्यान रखें ये भी। जब संविधान सभा को गठित किया गया था तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। परंतु दोस्तों जो पहली बार चुनाव हुआ संविधान सभा का वो कितने सीटों पर हुआ? 296 पर। ठीक है, कितने सीटों पर हुआ? 296 पर हुआ। ठीक है, और जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 दिसंबर 1947 को, तब संविधान सभा के सदस्य कितने रह गए थे? 299। और लास्ट टाइम में जो संविधान सभा के ऊपर जो साइन किया, संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी तो अंतिम बैठक में कितने लोग प्रेजेंट थे? 284 लोग प्रेजेंट थे। और 284 लोगों ने लास्ट टाइम जो है हमारे संविधान के ऊपर जो है साइन किया था। क्लियर? तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वकील, दलील और अपील। वकील, दलील और अपील का अधिकार संविधान के किस एक आर्टिकल के अंदर शामिल किया गया है? यानी वकील से सलाह लेने का आपका जो है अधिकार, या फिर अपने दोष को सिद्ध करने के लिए दलील, या फिर किसी उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो है अब किसी मुकदमे के विरुद्ध जो है अपील करने का अधिकार, वो कौन से आर्टिकल में है? 14, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, 20 या 22?
तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका वो है आर्टिकल नंबर 22, क्योंकि इसमें आता है आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यानी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास कौन कौन से प्रोटेक्शंस उसको मिलती है। सबसे पहले कि गिरफ्तार करने से पहले उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है किसी स्थानीय न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद ही उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, इसी अनुच्छेद के अंदर जो है ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने से पहले जो है अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा उसे अपराधी करार दिए जाने पर ही उसे अपराधी कहा जा सकता है और उसे जो है अपने हर प्रकार की दलील वकील से परामर्श करना या फिर अन्य प्रकार की अपील करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। आर्टिकल नंबर 20 की अगर बात करें हम इसमें, तो आर्टिकल नंबर जो 20 है उसमें अपराध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान यहाँ पर सुनिश्चित किया गया, जैसे एक सजा के लिए एक अपराध का प्रावधान किया गया है, या फिर किसी ऐसे कानून को का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता जो कानून उस व्यक्ति के अपराध करते समय प्रचलित नहीं था। ठीक है, आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है दोस्तों, जिसमें 19 का A, B, C, D इस प्रकार से 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई हैं, जिसमें विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, या फिर घूमने फिरने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और आपके रोजगार करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से स्वतंत्रता इसमें बात की गई है। आर्टिकल नंबर 14 की अगर बात करें तो इसमें कानून के समक्ष समानता के बारे में बात की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ शामिल थी। यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तब हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी दोस्तों? 8। ठीक है, और वर्तमान में कितनी हैं? 12। सूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ अभी 12 हो गई है, पहले 8 थी। और आपकी जो लिस्ट है आपकी 3 है। लिस्ट मतलब जो सूचियाँ हैं, यानी आपका संघ या केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और भाग और कितने हैं? 22 हैं। और भाषाएं भी कितनी संकलित हैं? वो 22 भाषाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और ये जो संविधान सभा ने कब इसको अंगीकृत किया या कब इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया, तो 24 जनवरी सन 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो बना वंदे मातरम, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो बना था जन गण मन। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्लियर। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, और इसी बैठक में जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है। पहली बात तो ये है कि जो वोट डालने का अधिकार है वो आपका कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, कानूनी है, मौलिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? तो दोस्तों ये पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, पॉलिटिकल ये राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये हमें जन्म से ही प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये जो अधिकार है वो तभी आपको प्राप्त होता है जब आपकी जो है न्यूनतम आयु कितनी होती है? वो 18 वर्ष हो जाती है। उसके पश्चात ही आप वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए कैसा अधिकार है दोस्तों? राजनीतिक यानी पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। और आपका जो वोट डालने का अधिकार है उसकी जो आयु है, अधिकतम आयु है वो कितनी, न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष है, जबकि पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 1989 में। 61वां संशोधन 1989 में, पॉइंट टू बी नोटेड, 61वां संशोधन 1989 में उसकी जो आयु है वो आपकी घटा दी गई थी, 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किस एक आर्टिकल में है? अंतःकरण की 19, 25, 26 या 28? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका 25। 25 में धर्म का प्रचार प्रसार करना, अंतःकरण का कि आप अपनी मर्जी से किसी प्रकार के धर्म को मान सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी जो स्वतंत्रता है आपको बात की गई है आर्टिकल नंबर 25 के अंदर, और 25 से लेकर 28 तक आपको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता के संबंध में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में, तो इसमें पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन की मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संकलित किया गया है। ठीक है, बिल्कुल जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर जो है उनको बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में इनका जो है प्रावधान संविधान के अंदर नहीं था, ये बाद में आपके जो है ऐड हुए। अब आपने चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इससे संबंधित है। 42वां संशोधन बिल्कुल 42वें संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, ऑप्शन है। 1976 के साल में जोड़ा गया था, बिल्कुल। और भाग नंबर 4 के ए के अंदर जो है वो मौलिक कर्तव्य है। तो इसका मतलब तीनों जो चीज़ें हैं यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या रहेगा, सही रह जाएगा। तो सभी के सभी जो प्रावधान है वो मौलिक कर्तव्यों के संकलन से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए सभी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि संशोधन कौन सा हुआ था मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए, 42वां। और कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और जब ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो कहाँ रखा गया था, आर्टिकल भाग नंबर 4 के ए में और आर्टिकल नंबर 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और जिनकी कुल संख्या 10 थी। और अभी कितनी है दोस्तों, 11 है। और 11वां जब मौलिक कर्तव्य है कौन सा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाना प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा। ये जो है आपका 11वां कर्तव्य है, जिसे 86वां संशोधन सन 2002 को संविधान में शामिल किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आता है। तो अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 76 जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है दोस्तों सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सार्वजनिक विषयों को लेकर के या फिर पहले का जो कोई संधि है, समझौता है, उसके संबंध में ये आपका जो है आपका जो सरकार को क्या है वो कानूनी परामर्श दे सकता है। इसके अलावा संसद की कार्यवाही में ये भाग लेता है, बोल सकता है, आपका जो है उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, परंतु उसमें मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होने पर भी उसकी कार्यवाही में भाग लेता है, वो है आपका महान्यायवादी। क्योंकि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु फिर भी वो इसकी जो कार्यवाही है, इसकी जो आपकी जो कार्यवाही होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है, परंतु वहाँ पर मतदान नहीं करता। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी। आर्टिकल 48 में आता है किसके बारे में, 48 जो है वो किससे रिलेटेड है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में उसमें बात होती है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी पूरे भारत का सबसे बड़ा लेखा जोखा अधिकारी जो होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, जो सरकार की आय और आपका सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। तो इसका जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 48 में आता है। 63 में अगर हम बात करें तो 63 में जो है किसके बारे में बात होती है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 63 में किया जाता है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसे देश का दूसरा नागरिक कहा जाता है। और राष्ट्रपति की अगर उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उसको या फिर राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्य और कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है हमारे वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन। कौन है दोस्तों, अभी हाल ही में सीपी राधाकृष्णन है। और इससे पहले कौन थे, श्री जगदीप धनखड़ जो थे वो आपके उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के कारण वर्ष 2024 के अंदर ही क्या है इस्तीफा दे दिया था। और उनके स्थान पर जो है नए जो उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के वो कौन बने, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 की यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 75 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद और उसकी शक्तियों के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, या मुख्यमंत्री दिलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो गवर्नर को शपथ दिलाता है, स्टेट का जो गवर्नर है उसको शपथ दिलाता है, जबकि उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल संविधान में किसी प्रकार का कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया हो। राज्यपाल जो है वो आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो उससे कभी भी इस्तीफा ले सकता है या कभी भी उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका जो है स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है यहाँ पर।
ठीक है। और राज्यपाल बनने वाला जो व्यक्ति है वो जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा उस राज्य से संबंधित तो नहीं होना चाहिए, और 2 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, गवर्नर के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस एक आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 267 में संचित निधि की बात की गई है, जिससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको क्या है, वेतन और भत्ते मिलते हैं। 266 में आकस्मिक निधि की बात की गई है। 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 300 के ए में संपत्ति का अधिकार, जो भी कानूनी अधिकार है, उसको जो है संकलित यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना। 267 में आती है संचित निधि, और इसका सही आंसर हो जाएगा ये 267। ऑप्शन नंबर बी है 266, इसमें आती है आकस्मिक निधि का उल्लेख। आर्टिकल नंबर 280 में आपका जो है वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 300 के ए में बात की गई है राइट टू प्रॉपर्टी, जो प्रेजेंट टाइम में लीगल राइट है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, पहले ये मौलिक अधिकार था, परंतु अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। और जब इसको, ये जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार जो बनाया गया 44वां संशोधन सन 1978 में, इसको मौलिक अधिकार कैसे हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया, और इसे संविधान के अनुच्छेद नंबर 300 के ए में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आपका जो है प्रॉपर्टी से, संचित निधि से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया का मतलब होता है इम्पीचमेंट सिस्टम। इम्पीचमेंट सिस्टम का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? यूएसए से लिया है, यूएसएसआर से लिया है, जापान से लिया है, इस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए से हमने महाभियोग प्रक्रिया ली है, जो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर जो है आती है। राष्ट्रपति और न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया को लगाया जाता है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। और यूएसएसआर की अगर हम बात करें, इससे हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य इससे लिए हैं। जापान से हमने जो है वो आपका क्या लिया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान हमने जापान से लिया हुआ है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा जो बनी थी कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर सन 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा के गठन करने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। और कैबिनेट मिशन योजना भी कब आई थी? 1946 में भारत आया था, जो पैंथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। और इसने क्या है, उसी संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाकर तैयार किया। कब? 26 नवंबर सन 1949 को बनाकर रेडी किया। ठीक है, तो ये अभी आपने बात ध्यान रखनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, लघु संविधान किसे कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, आर्टिकल 32 या सभी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका जो है 42वां संशोधन। क्योंकि 42वें संशोधन को भी लघु संविधान कहते हैं। 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी दोस्तों, एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935, उस अधिनियम को भी लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है भारत के संविधान के अंदर वो कहाँ से लिए गए हैं? वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रावधान जो जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं 42वां संशोधन सन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। तो लघु संविधान किस अधिनियम को कहते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। और लघु संविधान किस एक संशोधन को कहते हैं? 42वां संशोधन 1976 को कहा जाता है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? मुख्यतः हिमाचल जीके और पॉलिटिकल साइंस की जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न सीरीज थी उसके बारे में हमने फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ जो है डिस्कशन किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।